तो अब दोस्तों हम बात करते हैं रिस्क की कि रिस्क क्या होता है। आपने बहुत सुना होगा इस मार्केट के अंदर बहुत रिस्क है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसे लोगों के डूबे हैं, इसमें ये है वो है। इस पर मैं कई बार यूट्यूब पे वीडियो भी बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको रिस्क का मतलब समझना होगा। कई लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा रिस्क है, कई लोग कहते हैं बहुत कम रिस्क है। ये रिस्क कम और ज़्यादा क्या होता है? एक्चुअल में एक आपको बात बताऊं, रिस्क कभी भी कम और ज़्यादा नहीं होता। ये जो रिस्क है वो या तो नोन होता है और या अननोन होता है। जो भी लोग ये बात करते हैं कि रिस्क ज़्यादा है उनको नॉलेज नहीं है, जो कहते हैं रिस्क बहुत कम है उनको भी नॉलेज नहीं है। रिस्क कभी भी ज़्यादा कम नहीं होता। रिस्क वो होता है या तो आप जिसको जानते हो और या आप उसको नहीं जानते हो। एक रिस्क होता है नोन और एक रिस्क होता है अननोन। और एक बात बताऊं आपको, नॉन रिस्क जो है वो हमेशा छोटा होता है। हाँ जी दोस्तों, नॉन रिस्क हमेशा छोटा होता है। इसका क्या मतलब है? आप एक रिस्क को जानते हैं, आपको मालूम है कि मैं ये रिस्क ले रहा हूं, वो कभी भी आप बड़ा नहीं लेंगे। जो लोग ये बोलते हैं हमेशा कि मैं बड़ा रिस्क ले रहा हूं, वो एक्चुअली अननोन रिस्क की बात कर रहे हैं। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं नहीं जानता हूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। जो आदमी मालूम है जिसको कि मैं ये रिस्क ले रहा हूं और इतना मेरे सामने उसके सामने रिवॉर्ड आने वाला है, वो इसका मतलब जानता है कि वो क्या रिस्क ले रहा है। अकेले रिस्क की बात करनी बेवकूफ़ी है, अकेले रिस्क की बात करनी नासमझी है। रिस्क के सामने हमेशा रिवॉर्ड देखा जाता है। आज अगर मैं 2 रुपए का रिस्क ले रहा हूं तो मेरा उसके सामने 5 रुपए का रिवॉर्ड है, 1 रुपए का रिवॉर्ड है, 12 रुपए का रिवॉर्ड है। अगर रिवॉर्ड का साइज बड़ा है तो वो रिस्क का साइज हमेशा छोटा है, चाहे उसकी अमाउंट कुछ भी हो। आपके लिए वो अमाउंट हो सकता है 5,000 हो, 5 लाख हो, मुकेश अंबानी के लिए 500 करोड़ हो सकती है, लेकिन वो भी छोटी है। यानी जिस रिस्क को आप जान रहे हो, जिसको आपको मालूम है और जिसके सामने रिवॉर्ड आपको मालूम है, आप जानबूझ के कभी भी बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। ये एक ऐसी बात है जिसको मुझे लगता है ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ समझदार हैं। अगर मैं जान रहा हूं तो मैं जानते बूझते हुए तो कभी बड़ा रिस्क नहीं लूंगा ना। बड़ा रिस्क जो लोग बोलते हैं वो उस रिस्क की बात कर रहे हैं जो उन्हें मालूम नहीं है। वो कह रहे हैं हमने ये चीज ले तो ली, इसमें हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि इसमें उनको निकलना कहाँ है, इसमें उनका वो स्टॉप लॉस का एरिया कहाँ है, इसमें उनका कितना घाटा हो सकता है उनको नहीं पता। इसीलिए वो कह रहे हैं हमने बड़ा रिस्क लिया है। जिस आदमी ने ट्रेड लेने से पहले या कोई भी काम करने से पहले जिंदगी में पहले अंदाजा लगा लिया कि इसका ये रिस्क है, वो कभी भी बड़ा रिस्क नहीं लेगा। तो इसका मतलब रिस्क अकेला बेकार की चीज है, उसके सामने रिवॉर्ड देखना होता है हमें। और नॉन रिस्क होता है या अननोन रिस्क होता है। छोटा रिस्क और बड़ा रिस्क कुछ नहीं होता। जोन से रिस्क को आप जान रहे हो वो हमेशा ही छोटा होगा, और जिसको आप नहीं जान रहे हो वो आज हो सकता है बड़ा लगे, हो सकता है छोटा हो जाए, कुछ पता नहीं है उसका कि वो कितना हो जाएगा। तो आपको जिंदगी में भी और इस स्टॉक मार्केट में भी ज्यादातर कोशिश ये करनी है कि नॉन रिस्क लेना है। चार्ट पे भी जब हम जाएंगे हम आपके सामने बात करेंगे कि ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा एरिया है, यानी हम जानते हैं कि हम इतना लॉस ही देंगे, इससे ज्यादा लॉस नहीं देंगे। तो इसका मतलब वो हो गया नॉन रिस्क। अननोन रिस्क वो होता है कि मैंने कुछ भी ले लिया और मुझे पता ही नहीं है, वो होता है अननोन रिस्क। उसके अंदर आपका कुछ भी लॉस हो सकता है, और यही चीज आपको अपनी जिंदगी में भी अप्लाई करनी है। और हंसी मजाक के लिए आपको एक चीज बताऊं, सिखाने के लिए सिर्फ, कि लव मैरिज जो है एक्चुअली वो नॉन रिस्क है और अरेंज मैरिज जो है वो अननोन रिस्क है। ये आपको सिर्फ सिखाने के लिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लव मैरिज अच्छी है कि अरेंज मैरिज अच्छी है। लेकिन लव मैरिज में सामने वाले को आप जान रहे हो, आपको मालूम है सामने वाला कितना गंदा हो सकता है, आप पहले मिले हुए हो उससे, 1-2 साल गप्पे वप्पे मारी हुई है, मालूम है आपको, नॉन रिस्क है वो।
आप जानते हो उसकी नेचर क्या है। लेकिन अरेंज मैरिज अननोन रिस्क है, वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि आपको लव मैरिज करनी है, अरेंज मैरिज करनी है, दोनों के अपने नुकसान हैं, दोनों के अपने फायदे हैं, लेकिन आपको नॉन रिस्क और अननोन रिस्क को समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग मतलब आप ट्रेडिंग के अंदर कामयाब होना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहली होती है चार्टिंग टेक्निक्स, और दूसरी होती है अपना रिस्क मैनेजमेंट, और तीसरी होती है मार्केट की साइकोलॉजी। मार्केट की साइकोलॉजी का 50% से ज़्यादा हिस्सा है, हाँ जी दोस्तों, 50% से ज़्यादा हिस्सा, जो कि हम अपने YouTube चैनल के ऊपर आपसे फ्री में शेयर करते हैं। मैं सारी मार्केट की साइकोलॉजी आपको बताता हूँ वहाँ पे कि मार्केट किस तरीके से चलती है। चार्टिंग टेक्निक जो है वो 20% पार्ट है जिसकी हम यहाँ बात करने वाले हैं, और चार्टिंग टेक्निक और रिस्क मैनेजमेंट जो है वो 50% पार्ट है जिसकी हम इस पूरे प्रोग्राम में आपसे बात करने वाले हैं। तो जो भी ट्रेडर इस मार्केट में काम करना चाहता है अच्छे से, उसको ये वाले प्रोग्राम में जो बताया जा रहा है 50% पार्ट, उसके साथ साथ जो हम अपने YouTube चैनल पे 50% पार्ट आपके साथ शेयर करते हैं उसको भी जोड़ना बहुत ज़रूरी है। मार्केट की ब्रॉडर साइकोलॉजी क्या है, और इस प्रोग्राम के अंदर भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगा चार्ट के ऊपर जिनसे आप साइकोलॉजी को जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे उसका भी डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस या स्टॉक मार्केट एक जुआ होती है, तो पहले आप लोगों को अपने आप से ये पूछना है कि क्या ये जुआ होती है। मुझे बहुत सारे लोग लिख लिख के भी भेजते हैं, और आप जो लोग देख रहे हैं आपके भी घर वाले, साथ वाले, दोस्त आपको बोलते होंगे स्टॉक मार्केट जुआ होता है, यहाँ पे किस्मत का खेल होता है, जो किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, ज़्यादातर लोगों के पैसे यहाँ पे डूब जाते हैं, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो अब स्टॉक मार्केट जुआ होता है तो हम एक काम करते हैं, हम एक जुए का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको याद होगा आज से सैकड़ों साल पहले महाभारत के अंदर एक खेल हुआ था चौसर का, जिसको जुआ कहा जाता है। उस खेल के अंदर युधिष्ठिर जो था वो अपनी सारी बाजियां हारता गया, और उसके सामने जो शकुनी बैठा हुआ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो अपनी सारी बाजियां जीतता गया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि एक आदमी हर बाजी हार रहा है और एक आदमी हर बाजी जीत रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई खेल ही है तो उसके अंदर कभी ना कभी तो युधिष्ठिर को जीतना चाहिए था, लेकिन दोस्तों एक भी बार वो नहीं जीता और हर बार शकुनी ही जीतता गया। क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचेंगे, ध्यान से देखेंगे तो उन 2 आदमियों में से जुआ सिर्फ युधिष्ठिर खेल रहा था, शकुनी जुआ नहीं खेल रहा था। तो आप किसी भी चीज को जब अप्रोच करते हैं उसमें फर्क होता है, ना कि उसको सिर्फ ये बोल देना कि ये सामने वाली चीज जुआ है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ जुआ हर वो काम है जो आपको करना नहीं आता। आप छोले कुलचे की रेहड़ी लगाएंगे वो भी जुआ है, अगर आपको करना नहीं आता करके देख लीजिए, 6 महीने में आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। यहाँ पर तो सारे पैसे फिर भी नहीं डूबते, वहां पर सारे पैसे डूब जाएंगे, और ये भी हो सकता है बैंक का कर्जा भी हो आपके ऊपर। उस चौसर के खेल में महाभारत में युधिष्ठिर जुआ खेल रहा था, शकुनी जुआ नहीं खेल रहा था। शकुनी उस खेल का पक्का खिलाड़ी था, उसको मालूम था कि जो नंबर मैं बोलने वाला हूँ वही नंबर आएगा। उसने प्रैक्टिस की हुई थी सालों की, उसके पास वो टैलेंट था, उसको मालूम था, उसने दुर्योधन को जाने से पहले बोल दिया था कि इस खेल में हम ही जीतने वाले हैं। अब सोचिए एक आदमी जुआ खेलने जा रहा है, वो पहले कैसे बोल सकता है कि मैं ही जीतूंगा, लेकिन उसको मालूम था कि मैं जुआ नहीं खेल रहा हूं, सामने वाला जुआ खेल रहा है। युधिष्ठिर ये मानता रहा कि अगर ये खेल है तो कभी तो मेरा नंबर भी आएगा,
कभी तो मैं भी जीतूंगा, कोई नंबर कोई पासा ऐसा तो होगा जिसमें मैं जीत जाऊंगा। और वो इस चक्कर में खेलता गया और एक टाइम ऐसा आया उसने अपनी बीवी को भी दांव पे लगा दिया कि शायद हो सकता है मैं इस बार जीत जाऊं। इस मार्केट में भी लोग यही करते हैं, वो ये सोच के आते हैं कि कोई दिन तो ऐसा होगा जब हमारी किस्मत चमकेगी, क्योंकि ये जुआ है, कभी ना कभी तो हमारा नंबर आएगा, कभी ना कभी तो ऐसा दिन आएगा वो पासा जो है वो हमारे नाम का पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जैसे वहाँ शकुनी था ऐसे यहाँ पे कुछ स्मार्ट लोग हैं। जुआ आप लोग खेल रहे हैं, वो लोग जुआ नहीं खेल रहे हैं, उनको पता है कौन सा नंबर आएगा। उनके सामने आप कभी भी नहीं जीत पाओगे, क्योंकि वो उस खेल के पक्के खिलाड़ी हैं। और जो लोग इस बाजार को, इस मार्केट को आके बोलते हैं कि ये जुआ है, वो नासमझ लोग हैं। उनको नहीं पता कि जहाँ पे प्रॉपर बिजनेस हो रहा है, जहाँ पर एक सामने कंपनी है वो धंधा कर रही है, उससे कमाई कर रही है, उससे उसका शेयर ऊपर या नीचे जाता है, वहां पर एनालिसिस की जरूरत होती है। और जिस चीज की आपको समझ नहीं है उसको सिर्फ जुआ बोल देने से आपका छुटकारा नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें लॉस करेंगे। सीखना जरूरी है, ये मैं हर बार बोलता हूँ, अपने YouTube के प्लेटफॉर्म पे भी बोलता हूँ और आज आपको इस ऑनलाइन पेड प्रोग्राम में भी बोल रहा हूँ कि किसी भी चीज को गाली निकालने से आपका कोई भला नहीं होने वाला। सीखिए इस चौसर के गेम के अंदर जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस गेम के अंदर भी किस्मत काम नहीं कर रही थी। जिस खेल को जुआ बोला जाता है, जो जुआ ही है, उसमें भी किस्मत नहीं चल रही थी, उसमें भी उस आदमी की प्रैक्टिस काम कर रही थी जो कि उसका खिलाड़ी था। और उस आदमी की नासमझी जो सामने बैठा था वो ये मानता रहा कि कभी ना कभी तो मेरा दिन आएगा। स्टॉक मार्केट की तरह जैसे यहाँ पे नए लोग आते हैं, सोचते हैं कभी तो हमारा दिन आएगा, हम जुआ खेलने आए हैं। लेकिन दोस्तों जो जुआ खेलने आए हैं उनको रिजल्ट वही मिलेगा जो जुए में मिलता है। और जुए की एक कहावत है कि जुआ किसी का ना हुआ। जुए के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो आप पैसा गंवा के ही आएंगे, आप रुपया एक लेके आ नहीं सकते। लेकिन अगर आप उसको बिजनेस मान रहे हैं, आप उसको प्रोफेशन मान रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि इससे रीजनेबल रिटर्न आएगा, आप ये मान रहे हैं इसे सीखने की जरूरत है, आप ये मान रहे हैं कि इसमें समय लगेगा, आप ये मान रहे हैं मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप ये सब कुछ मान रहे हैं तो आपको इसमें रिटर्न मिलेगा, आपको प्रॉफिट भी आएगा, कभी कम आएगा कभी ज़्यादा आएगा, जैसे हर धंधे में आता है। लेकिन अगर सिर्फ जुआ कह के उसको अपनी जान छुड़ाना चाहेंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। एक्चुअल में जो लोग आप सीख रहे हैं यहाँ पर बैठ के सारे, आप लोगों को अगर मैं ये कहूँगा कि टेक्निकल एनालिसिस के आप जानकार हैं, आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को हंसी भी आएगी और आपको लगेगा सर हम ये बिगिनर वाला प्रोग्राम करने आए हैं, इसका मतलब हमको टेक्निकल एनालिसिस तो नहीं आता। झूठ बोल रहे हैं आप, आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, आपने अभी 1 घंटा पहले भी उसका इस्तेमाल किया है। कोई आदमी इस दुनिया में टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल किए बगैर 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। और आने वाले 10 मिनट में मैं उसको साबित भी कर दूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल आप रोज़ करते हो, हर चीज़ में करते हो, लेकिन हमको ये नहीं पता सिर्फ कि इसको कहते क्या हैं। एक्चुअल में आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ चार्ट स्टडी पे जाने से पहले कि जब हम चार्ट पे जाएं तो आपको एक्चुअल में समझ हो कि टेक्निकल एनालिसिस कहते किसको हैं। आप किताबों में पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा होगा भाव की एनालिसिस करने को, चार्ट रीड करने को, ये लाइनें देखने को, वो लाइनें देखने को टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। नहीं दोस्तों, उसको टेक्निकल एनालिसिस नहीं कहते, वो तो एक तरीका है चीज़ों को देखने का। टेक्निकल एनालिसिस का एक्चुअल मतलब क्या है अब मैं आपको बताऊंगा। आप एक बात पूछिए अपने आप से, या मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप शादीशुदा आदमी हैं और आपकी शादी को 8-10 साल हो चुके हैं तो सोचिए मेरी इस बात को कि आप कुछ भी अपनी वाइफ को कहने वाले हैं, कुछ भी उससे पूछने वाले हैं,
कोई भी सवाल करने वाले हैं तो उसका आपकी वाइफ की तरफ से क्या जवाब आने वाला है, ये लगभग हर केस में आप जानते हैं। इसका जवाब आप अपने आप को दे दीजिए, क्योंकि हम आमने सामने नहीं बैठे हुए। आप अपनी वाइफ से कुछ भी पूछते हैं, उसका आंसर आपको मालूम होता है कि ये क्या बोलने वाली है, ये अभी क्या जवाब देगी। कैसे मालूम होता है आपको? जिस दिन आपकी शादी हुई थी उस दिन भी मालूम था क्या? जिस दिन आपकी शादी को 2 दिन हुए थे उस दिन भी मालूम था क्या? नहीं मालूम था उस दिन। ये शादी को जो 10 साल हो चुके हैं, इस 10 साल के अंदर आपकी वाइफ के साथ में रहते हुए आप उसकी आदतों को, आप उसकी बातों को पढ़ रहे हैं। हमारे दिमाग में एक डेटा बैंक होता है, वो सामने वाले की सारी चीज़ें स्टोर करता रहता है, हमें पता नहीं चलता है। इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। पुरानी हिस्ट्री से रेफरेंस लेना और फ्यूचर की एंटिसिपेशन करना टेक्निकल एनालिसिस होता है। यानी कि आप अगर अपनी वाइफ के जवाब का अंदाजा लगा पा रहे हैं तो उसका कुल कारण इतना है कि आपके दिमाग के अंदर कहीं पीछे हिस्ट्री के अंदर कोई घटना, कोई बात, उनकी आदतें मौजूद हैं। आपको मालूम है कि अगर मैंने शाम को पिक्चर देखने जाने को बोला है तो ये मना ही करने वाले, क्योंकि आज तक इसने कभी हाँ नहीं बोली है। आपको वो आंसर इसलिए पता है कि आप हिस्ट्री से रेफरेंस ले रहे हैं। आपके दिमाग में आपके वाइफ का चार्ट बना हुआ है पिछले 10 साल का। जिस दिन आपकी शादी हुई थी उस दिन वो चार्ट नहीं था, उस दिन केवल 2, 4, 5 दिन, हफ्ता हुआ था। तो इसलिए इस सवाल का जवाब आप उस दिन नहीं दे पाते। उस दिन आप ये कभी जज नहीं कर पाते कि आपकी वाइफ क्या सोच रही होगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट की भाषा में आपका उस दिन आईपीओ खुला था। उस दिन कोई प्राइस चार्ट नहीं था, कोई बिहेवियर नहीं था आपके पास। धीरे 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 जैसे आपकी शादी पुरानी होती गई वैसे वैसे आपको पता चलता गया। हमारी इस दुनिया के अंदर हर आदमी, हर जानवर, जो भी जिंदा चीज है वो टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करती है। रोज आप डेली उसका इस्तेमाल करते हैं। आपके बच्चे आपके साथ इस्तेमाल करते हैं। आप जब घर में जाते हैं वो आपका चेहरा देख के समझ जाते हैं आज पापा को आइसक्रीम के लिए बोलना है कि नहीं बोलना, आज इनका मूड खराब लग रहा है। उस बच्चे को कैसे पता चला? क्योंकि वो बच्चा आपको सालों से देखता आ रहा है। उसे मालूम है इस तरह का फेस बनाते हैं तो इनका मूड ठीक नहीं होता, इनसे कुछ भी कहना बहुत भारी है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। हमारी इस दुनिया में जो भी चीज हो रही है वो हर चीज टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हो रही है। कोई भी व्यवहार जब भी होता है वो टेक्निकल एनालिसिस पे होता है। और हमारा दिमाग एक डेटा बैंक की तरह सामने वाले की सारी नेचर अपने अंदर स्टोर करता रहता है, उसकी सारी बातें अपने अंदर स्टोर हो जाती हैं। और अगली बार जब भी हमें उस सिचुएशन के अंदर आना होता है हमारा दिमाग हमको अपने आप आंसर दे देता है कि ये बात इस आदमी को मत बोलो, पिछली बार इसने इसका रिस्पॉन्स इस तरीके से किया था, या ये बात इसको बोल दो, इसका रिस्पॉन्स ये ठीक करता है। आप उसी तरीके से उससे रिएक्ट करते हैं। इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम भाव पढ़ते हैं। भाव भी ऐसे ही पढ़ा जाता है कि आज से 2 साल पहले इस सिचुएशन के अंदर ये प्राइस चार्ट बना था, इसका आंसर ये आया था। अब आज की सिचुएशन में ये प्राइस चार्ट बन रहा है, इसका आंसर ये आने वाला है। तो टेक्निकल एनालिसिस आप सब लोग जानते हैं और रोज उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। एक ये किसान है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, कोई वैज्ञानिक नहीं है, इस पे कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई उपकरण नहीं है। ये सिर्फ ऊपर आसमान की तरफ देख के बता देता है कि अभी बारिश आने वाली है या नहीं आने वाली। कोई मौसम विज्ञानी नहीं है। ये इतने सालों से खेतों के अंदर काम कर रहा है, इसे मालूम चल जाता है बादल देख के कि बारिश अभी आएगी, 1 दिन बाद आएगी, 4 दिन बाद आएगी, अभी नहीं आएगी। ये इसका एक्सपीरियंस है। ये किसान जिस दिन छोटा रहा होगा इसको वो एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा, इसको ये मालूम नहीं होगा जब ये छोटा बच्चा होगा। आज आप किसी 1 साल के बच्चे से, 2 साल के बच्चे से जो बोलना अभी सीखा है उससे पूछिए बेटा बारिश आने वाली है नहीं आने वाली, वो कभी भी ऊपर नहीं देखेगा, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि बारिश होने के लिए बादल होने बहुत जरूरी होते हैं।
उसका एक्सपीरियंस नहीं है, अभी उसके पास इस नेचर का चार्ट नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसे ये समझ आएगी कि जब भी बारिश होती है उससे पहले बादल आते हैं, बादल भी एक खास तरीके के आते हैं, उस समय एक खास तरीके की हवा चल रही होती है, उस हवा के अंदर एक खास तरीके की खुशबू होती है, तभी बारिश आती है। खाली छोटे मोटे बादल होंगे तो भी बारिश नहीं आती, बादल अगर आपस में छितरे हुए होंगे तब भी बारिश नहीं आती। बारिश आती है जब काले रंग के घने बादल हों और उस समय हवा एक खास तरह की चल रही हो, तभी बारिश आती है। ये वो बच्चा, ये किसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। बादल एक्चुअली है क्या? बादल डेटा है। उस डेटा को ये किसान जो आपकी स्क्रीन पे है वो रीड कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर भाव को रीड कर रहे हैं वैसे वो किसान उस बादलों को रीड करता है और बता देता है बारिश अभी आएगी कि नहीं आएगी। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अगर बादल छट जाते हैं तो आपको भी चेंज होना है। जैसे ये किसान अगर अभी बोल देता बारिश आ रही है और 2 घंटे बाद बादल छट गए तो ये बोलेगा बारिश नहीं आ रही, तो आप इसको क्या बोलेंगे कि ये आदमी दोगला है, ये आदमी बदल गया, इस आदमी को कुछ समझ नहीं है। वो जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि अब डेटा बदल गया दोस्तों। अगर बादल बदल जाएंगे तो हमें बदलना पड़ेगा। ऐसे ही भाव होता है यहाँ पे। टेक्निकल एनालिसिस जो है या एनालिस्ट जो है वो होता है जो डेटा को देखकर अपने आप को चेंज कर लेता है। जो चेंज करना नहीं जानते हैं अपने आप को, उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत इस मार्केट में आती है। इस पे मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं कि हमें बदलना होता है जल्दी से डेटा के हिसाब से, तभी हम टेक्निकल एनालिस्ट कहलाते हैं। उसी को टेक्निकल एनालिस्ट कहा जाता है। जैसे आपको मैंने बताया हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल देखिए। वाइफ हर समय अपने हस्बैंड को एनालाइज करती है, हस्बैंड अपने वाइफ को एनालाइज करता है। उन दोनों के बीच में एक खास तरह का रिश्ता होता है, दोनों को मालूम होता है। और वो दोनों जैसे जैसे उनकी शादी पुरानी होती है, एक टाइम ऐसा आता है उन दोनों को सब पता चल जाता है। जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं, ऐसे जब आपके सिर पे बाल नहीं होते, तब लगभग हर बीवी को और हर हस्बैंड को पता होता है उसकी बीवी क्या सोच रही होगी, क्योंकि तब तक इतना बड़ा चार्ट बन चुका होता है कि उसके बारे में अंदाजा लगाना बहुत ही आसान है। और जैसे मैंने आपको बताया, आपके बच्चे, छोटे से छोटा बच्चा टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करता है। 3 महीने का केवल बच्चा होता है, वो भी अपनी माँ के साथ टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करता है। 3 महीने का बच्चा होता है, माँ उसे सुलाने के लिए गाना सुनाती है, उसे थपथपाती है कि बेटे सो जाओ, बेटे सो जाओ, बेटे सो जाओ, गाना सुनाती है। वो बच्चा नहीं सोता। लेकिन एक समय ऐसा आता है 2-3 महीने बाद कि माँ जैसे ही गाना सुनाना शुरू करती है, बच्चा तुरंत सो जाता है। माँ को लगता है कि बच्चा उसका गाना सुन के सो गया, उसे गाना बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं दोस्तों, बच्चे को गाना अच्छा नहीं लग रहा, उसको नहीं पता माँ कौन सा गाना गा रही है, वो बोर होके सो गया है। वो बच्चा जानता है कि जब तक मैं सोऊंगा नहीं, ये चुप नहीं करेगी, ये मेरे सिर पे बोलती रहेगी। वो सीख गया है अपने एक्सपीरियंस से। उसको उस 3 महीने के बच्चे को ये मालूम चल गया है कि जब तक मैं सो नहीं जाता हूँ माँ गाना बंद नहीं करती है। तो अब जैसे ही माँ ने गाना गाना शुरू किया, वो बच्चा तुरंत सो जाता है। उसे मालूम होता है कि जब तक मैं सोऊंगा नहीं, ये चुप नहीं करेगी। माँ सोचती है कि उसे गाना अच्छा लग रहा है, नहीं, उसे गाना अच्छा नहीं लग रहा, वो बोर होके सो गया है। उसे पता है मैं बाहर नहीं भाग सकता हूँ, इसलिए वो नींद में भाग जाता है। ये वो बच्चा टेक्निकल एनालिसिस का ही इस्तेमाल कर रहा है, पीछे से एक रेफरेंस उठा रहा है हिस्ट्री में से, उसको एंटिसिपेट कर रहा है फ्यूचर के ऊपर। क्या कर रहा है वो बच्चा? वो यही कर रहा है। आपके आजू बाजू आस पास आप देखिए, हर आदमी, हर जीवित चीज जो है वो टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करती है। आपके बॉस, एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय जब पुराना हो जाता है उसे बॉस के बारे में सब मालूम चल जाता है। एक बॉस जब पुराना हो जाता है उसे सब मालूम चल जाता है एम्प्लॉय के बारे में। दोनों को आपस में मालूम चल जाता है, उसको पता चल जाता है छुट्टी कब मांगनी है, सैलरी कब बढ़वानी है, क्या करना है, उसको हर चीज का अंदाजा हो जाता है। क्या कर रहे हैं वो दोनों? वो दोनों एक दूसरे के साथ टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, पीछे का डेटा उठा रहे हैं, उसको आगे लगा रहे हैं और ये आशा कर रहे हैं कि ये ठीक चला जाए। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैंने अभी पीछे एग्जांपल बताया हस्बैंड वाइफ का,
कि हस्बैंड ने बोला शाम को पिक्चर देखने चलते हैं, वाइफ ने आज तक 10 सालों में कभी नहीं गई शाम को 7 बजे के बाद, तो हस्बैंड को लगता है आज भी मना कर देगी, लेकिन अचानक वाइफ ने कह दिया चलो आज देखने चलते हैं पिक्चर। तो आप जानते हैं उस समय क्या हुआ है? जो हस्बैंड का डेटा बता रहा था वो ये बता रहा था कि ये पिक्चर देखने नहीं जाएगी, लेकिन उसने बोल दिया दिल रखने के लिए और वाइफ राजी हो गई कि चलो चलते हैं। तो अब हस्बैंड का स्टॉप लॉस हिट हो गया है उस सौदे के अंदर। वो उसने जो अंदाजा लगाया था वो गलत साबित हो गया है, तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब अगली बार क्या होगा, वो हस्बैंड जब अपनी वाइफ को बोलेगा पिक्चर देखने चलना है, तो इस चीज का भी ध्यान रखेगा कि कभी कभी ये हाँ भी कर देती है, कभी कभी ऐसा नहीं है कि नाम रखने के लिए मैं बोल दूं, बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि ये चल पड़े। तो उस चीज को, उस डेटा को जो लास्ट में उसके साथ धोखा हुआ था, लास्ट में उसका स्टॉप लॉस कटा था, उसको भी वो ध्यान में रखेगा और अगली बार जो भी ट्रेड लेगा, जो भी बात करेगा, उसमें उसको भी डिस्काउंट करके चलेगा। इसको टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और इसके अलावा आपके जो दोस्त हैं वो भी आपके साथ और आप भी उनके साथ टेक्निकल एनालिसिस का रोज इस्तेमाल करते हैं। जब आपके दोस्त बहुत पुराने हो जाते हैं, आपको उनके बारे में सब पता चल जाता है, उनको आपके बारे में सब पता चल जाता है। आप उनसे पूछो कि चलो उसको फ़ोन करेंगे, वो आपको कहेगा नहीं नहीं अभी वो सोया होगा, अभी वो स्कूल से आया होगा, अभी वो यहाँ गया होगा। उसको मालूम है, उसके पास चाय बन चुका है आपका। ये सब बातें दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम चार्ट पे जाएंगे आपका दिमाग खुला होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। हम वो कर रहे हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में रोज करते हैं, लेकिन उसके अंदर फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर हम ज़िंदगी को रीड करते हैं, जो डेटा हमारे दिमाग में है, और इसमें हमारे को उस चार्ट को रीड करना है जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है। दोनों में कुछ भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ आपको समय देना होता है अपने आप को, जैसे यहाँ ज़िंदगी में समय देना होता है ताकि वो डेटा आपके दिमाग में स्टोर रहे, और यहाँ पर आपको समय देना होता है उस प्राइस के चार्ट पैटर्न को रीड करने के लिए। स्पोर्ट्स के अंदर भी जैसे आप देखते हैं खिलाड़ी आपस में एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज नोट करते हैं, वो हर मैच से पहले दूसरी टीम के पिछले वाले मैच का वीडियो देखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस बॉलर ने पिछले मैच में जिस ढंग से बॉलिंग की तो ये बॉलर अगले मैच में भी कोई चेंज होने वाला नहीं है, इसका स्टाइल वही रहेगा, तो वो उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाते हैं। ऐसे ही आपके पेट्स अगर आपने घर में रखे हुए हैं, डॉग, कैट, वो तक आपसे टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। आपके घर में अगर डॉग है, आप देखेंगे, आप जब घर में जाते हैं उसको मालूम चल जाता है कि आपका मूड कैसा है। आपका खेलने का मूड हो तो वो आपके साथ खेलते हैं, आपका नहीं मूड हो तो वो चुप करके साइड में जाके बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद उनको भी ये पता चल जाता है कि आपके मूड के हिसाब से रिएक्शन देना है। तो दोस्तों ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको इसीलिए दिखाए कि टेक्निकल एनालिसिस आप लोग इस्तेमाल करते हो रोज़, और मैंने आपको 10 मिनट में ये साबित कर दिया है कि आप अभी भी उसका इस्तेमाल करके हटे हो और आप अभी 2 घंटे बाद भी उसका इस्तेमाल करोगे। और एक बात बताऊं आपको दोस्तों, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जो है वो बहुत सारी थ्योरीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे, बल्कि वो डिपेंड करती है कि आप कम थ्योरीज को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ चार्ट का यूज ऐसे करते हैं, दुनिया भर की उल्टी सीधी लकीरें लगा लेते हैं, ये देखते हैं वो देखते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आती कि इसके अंदर हमको देखना क्या है। अब आगे जब हम चार्ट स्टडी पे जाएंगे तो हम आपको ये सिखाएंगे कि आपको सिंपल स्ट्रैटेजी से कैसे काम करना होता है, और आपको बहुत सारी थ्योरीज और बहुत सारी चीजें चार्ट पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कुछ चीजों को अच्छे से अप्लाई करने की जरूरत है। जो लोग ये सोचते हैं कि वो सब कुछ कर लेंगे तो उनकी तरक्की हो जाएगी, वो बहुत गलत सोचते हैं। एक बहुत पुरानी कहानी मैंने भी सुनी थी और आपने भी सुनी थी कि एक आदमी पानी ढूंढने निकला, उसने एक जगह गड्ढा खोदा, 5-6 फुट गड्ढा खोदा, वहाँ पे पानी नहीं निकला, वो दूसरी जगह गया, वहाँ गड्ढा खोदा, पानी नहीं निकला। ऐसे वो उस पूरे खेत में 20 जगह गया, 20 जगह उसने गड्ढा खोदा, लेकिन पानी कहीं नहीं निकला। उसके बाद वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया, हाथ रख के सर के ऊपर। एक आदमी आया, उसने पूछा क्या हुआ? कह रहा मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, देखो मैंने कितनी मेहनत करी, मैंने कितनी जोर लगाया, सुबह से शाम तक पूरा खेत खोद दिया, कहीं पर भी पानी नहीं निकला।
उसने कहा तुमने मेहनत भी करी, तुमने सब कुछ करा, लेकिन तुमने फोकस नहीं करा, तुमने एक जगह के ऊपर नहीं खोदा, तुमने 4-4 फुट 20 जगह पे खोदा। अगर ये 4-4 फुट जो तुमने 20 जगह पे खोदा, इसकी बजाय तुम एक जगह पे 40 फुट खोदते तो तुम्हारा पानी ज़रूर निकलता। ज़िंदगी में दोस्तों हम यही करते हैं, हम 4-4 फुट हर जगह खोदते हैं, इसकी बजाय हम फोकस होके एक चीज़ पे कभी काम नहीं करते। अपना फोकस मत हटाइए। आप स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं, वहां पर कम चीजों के अंदर ज्यादा काम हमेशा किया जा सकता है। ये नहीं है कि मुझे सब कुछ आता होगा तो ही मैं पैसे बनाऊंगा। मैं इस प्रोग्राम में आपको बताऊंगा बड़े से बड़े जो अमीर आदमी हैं जो इस मार्केट में काम करते हैं, वो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजीज को लगातार यूज करते रहते हैं, वो अपना फोकस कभी बिगड़ने नहीं देते। तो जिंदगी की ये सीख है, याद रखिएगा इस मार्केट के लिए भी, कि आप 20 जगह गड्ढा खोदेंगे कुछ नहीं होगा, सब कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कुछ नहीं होगा। कुछ चीजों के अंदर ज्यादा मेहनत कीजिए, फोकस होके काम कीजिए। एक ही जगह अगर 40 फुट खोदेंगे तो पानी जरूर निकलेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये फाइनेंशियल मार्केट है जिसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसके 3 हिस्से हैं जैसे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। पहला हिस्सा है इसका रॉ मटेरियल या जिसको कमोडिटीज कहा जाता है, दूसरा हिस्सा है स्टॉक मार्केट और तीसरा हिस्सा है करेंसी मार्केट। जो हम यहाँ पर चार्ट स्टडी की बात कर रहे हैं वो इन तीनों के ऊपर एक जैसा काम करती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया चार्ट क्या है, भाव है, और भाव का एक सेट बिहेवियर होता है। वो भाव जो बनता है वो ग्रिड एंड फियर से बनता है, सेंटिमेंट से बनता है। तो इन सब चीजों के अंदर वो भाव उसी तरीके से काम करता है जैसे स्टॉक में काम करता है। तो हम यहाँ पर जो भी बात करेंगे उसमें हो सकता है मेरे मुंह से बार बार निकले स्टॉक या मार्केट। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं खाली स्टॉक की बात कर रहा हूँ या खाली मार्केट स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। उसका मतलब ये है कि चाहे कुछ भी है, चाहे किसी भी तरह का भाव है, हम उसकी बात कर रहे हैं। आप खाली नाम पे मत जाइए। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कमोडिटी मार्केट के अंदर ये चार्ट स्टडी काम करती है या नहीं करती, या कमोडिटी मार्केट में या इक्विटी मार्केट में क्या फ़र्क होता है। बहुत सारी चीज़ें आती है लोगों के दिमाग में कि चार्ट स्टडी हो सकता है खाली स्टॉक मार्केट पे काम करती हो। तो दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर आज की डेट में स्टॉक मार्केट का साइज कमोडिटी मार्केट से बहुत बड़ा है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के लिए ये सच नहीं है। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आप जाएंगे वहाँ पर कमोडिटी स्टॉक मार्केट से 3 गुना ज़्यादा ट्रेड होती हैं, और ये सारी चार्ट स्टडी उन पे लगती है। ये आपके सामने CME एक्सचेंज जो शिकागो एक्सचेंज है US की, उसमें ट्रेड होने वाली चंद आइटम 5% आइटम का डेटा आपके सामने आ रहा है। देखिए क्या क्या ट्रेड होता है, और हिंदुस्तान के अंदर भी क्या ट्रेड होता है, कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे सोयाबीन, मिल्क, बटर, व्हीट, पॉर्क, यूरिया, दुनिया भर की सारी कमोडिटीज जितनी आप जानते हैं सारी होती हैं। इसके अलावा इंडेक्सेस ट्रेड होते हैं, इंटरेस्ट ट्रेड, बॉन्ड ट्रेड होते हैं, वेदर ट्रेड होता है। वहाँ पे US का वीकली वेदर हो गया, स्नोफॉल डेज हो गए, हैरिकेन तक वहाँ पे ट्रेड होते हैं। अब आप लोगों को अगर कहा जाएगा कि हैरिकेन की ट्रेडिंग हो रही है, तो जो लोग अभी स्टॉक मार्केट कोई जुआ मानते हैं वो तो ये बोलेंगे ये तो साफ जुआ है, हैरिकेन की ट्रेडिंग कर रहे हो आप। मतलब जो चक्रवात आने वाला है, चक्रवात की ट्रेडिंग हो रही है। एक आदमी चक्रवात खरीद रहा है और एक आदमी चक्रवात बेच रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और ये सब वहाँ पे होता है। और जो लोग इसको बोलेंगे जुआ है, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि ये जुआ है, लेकिन दोस्तों ये जुआ नहीं है। ये जो प्रोडक्ट है वहाँ पे हेजिंग पर्पस से यूज होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हैरिकेन का एक खास सीजन होता है जिसमें हैरिकेन्स आते हैं। और जिन लोगों के घर या ऑफिसेज जो हैं हैरिकेन की जगह पे मौजूद हैं, वो इंश्योरेंस कराने भी नहीं जा सकते, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां उनसे बहुत बड़ा प्रीमियम वसूल करती हैं और ज़्यादातर केसेस में करते भी नहीं हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो हैरिकेन का एक प्रोडक्ट या ऑप्शन जो है वो मार्केट में ट्रेड हो रही है उसको जाके बाय कर लेते हैं। अगर हैरिकेन वाकई में आ गया और उनकी ज़मीन या घर जो है उसके ऊपर कोई खतरा आया, कोई दिक्कत आई, तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, वो उसको सेल कर लेते हैं। वहाँ से जो प्रॉफिट आता है उससे अपना घर ठीक करा लेते हैं। और बाई चांस हैरिकेन नहीं आया तो वो ऑप्शन जो उन्होंने लिया है वो ज़ीरो हो जाती है, यानी कि उन्होंने प्रीमियम पे कर दिया। एक तरह से इंश्योरेंस ली है उन्होंने,
एक तरह से उन्होंने हेज कर लिया अपने आप को कि हाँ, अगर हैरिकेन आ गया तो ये प्रोडक्ट ऊपर जाएगा तो फायदा हो जाएगा, हैरिकेन नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, जीरो हो जाएगा, तो मैंने प्रीमियम दे दिया। तो दोनों सूरतों में वो अपने आप को हेज कर लेते हैं। ये कोई जुआरियों वाला खेल नहीं है और ये प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होते हैं। आप जानते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, ये सब कुछ, क्रूड, सब कुछ ट्रेड होता है। और एक आपको बात बताऊं, हिंदुस्तान में बहुत ही जल्दी आने वाले दिनों में मॉनसून ट्रेड होगा। आप देखेंगे इसी MCX के ऊपर और NSE के ऊपर मॉनसून की ट्रेडिंग होने वाली है बहुत जल्दी। आप सुनेंगे ये होगा, क्योंकि हिंदुस्तान जैसी कंट्री में सारा हमारा एग्रीकल्चर जो है मॉनसून पे डिपेंड है और आज तक मॉनसून के लिए यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं है, जो कि मुझे लगता है कोई भी सरकार जल्दी से जल्दी लाना चाहेगी। और जिस हिसाब से हमारी यहाँ स्टॉक मार्केटें या लोगों की समझ बढ़ रही है तो उस तरह का प्रोडक्ट बहुत जल्दी आ सकता है। तो जैसे आपको मैंने बताया, ये सब चीज़ें ट्रेड होती हैं। इस तरह के चार्ट, ये आपके सामने चार्ट आ रहा है, इसको चार्ट बोलते हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, जैसे आपको मैंने बताया था, ऊपर की तरफ जा रहा है ट्रेंड। ये इसको कहते हैं हायर टॉप्स, हायर बॉटम। ये हर बार ऊपर का टॉप लगा रहा है, हर बार बॉटम ऊपर की लगा रहा है। इसका मतलब ये एक ऊपर के ट्रेंड में चल रहा है, ये एक अप ट्रेंड है इसका मतलब। तो ये जो है ये चार्ट है, और इस तरह के चार्ट आपको चाहे इक्विटी के हों, ये कमोडिटी का, गोल्ड का चार्ट है। आप देखेंगे ये ऊपर नीचे चल रहा है। इसके अंदर एक खास तरीके के पैटर्न होते हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे। ये एक चार्ट आपके और सामने आ रहा है, ये गोल्ड का चार्ट है वीकली। ये एक और आपके सामने चार्ट आ रहा है, कॉपर का है, ये इंट्राडे का चार्ट होगा आई थिंक। तो ये जो चार्ट आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, हर चीज, चाहे कॉपर हो, चाहे जिंक हो, चाहे कुछ भी हो, ये देखिए आपके सामने USD यूरो का चार्ट है, यानी करेंसी का चार्ट। और ये एक आपके सामने चार्ट आ रहा है, ये भी क्रूड का चार्ट है। एक ही आपके सामने चार्ट आ रहा है, लाइव कैटल का चार्ट है। ये CME में ट्रेड होता है, यहाँ पे ट्रेड नहीं होता है। जिस भी चीज का भाव खुलेगा उसका चार्ट बन सकता है। ये मिल्क का चार्ट है, मिल्क भी हमारे यहाँ ट्रेड नहीं होता। और मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही जल्दी मिल्क, चीज, बटर, बहुत जल्दी आने वाले दिनों में इन चीजों की ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है। तो ये जो है वो चार्ट दिखाया आपको मैंने कि हर चीज के चार्ट बन सकते हैं जिसका भी प्राइस है। और टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रेंथ यही है कि वो हर चीज का चार्ट देख के खाली प्रिडिक्ट कर सकती है कि इस चीज में आगे क्या होने वाला है। और एक स्ट्रेंथ टेक्निकल एनालिसिस की ओर है। जैसे आपको मैंने बताया कि हर फाइनेंशियल मार्केट में कुछ स्ट्रॉन्ग हाथ होते हैं, बड़े हाथ, पैसे वाले हाथ, समझदार हाथ। वो लोग जब काम करते हैं तो चार्ट बन जाते हैं, और उन चार्ट को देख के हम ये अंदाजा लगा पाते हैं कि आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्योंकि वो समझदार जो लोग हैं वो टाइम से पहले एक्शन लेते हैं। वो जब सब कुछ हो जाएगा तो माल लेने नहीं आएंगे, वो पहले माल लेंगे ताकि जब कोई खबर आए, जब कुछ हो, तो उस माल को वहां जाके वो सेल कर सकें। वो स्टॉक के ऊपर जाने के बाद नहीं लेंगे उसको, वो उससे पहले लेंगे। तो जब भी हम चार्ट रीड करते हैं हमें पहले मालूम चल जाता है कि इसके फंडामेंटल में आने वाले टाइम में क्या बदलाव आने वाले हैं। इसीलिए मार्केट के अंदर आप कई बार देखते होंगे कि खबर आने के बाद स्टॉक गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि वो स्मार्ट आदमी जिसको उस खबर का पहले से पता था, खबर का पता था, ये मतलब नहीं है कि उसके पास कोई सोर्स था, उसकी समझदारी इतनी है, उसके पास इंफॉर्मेशन इतनी है कि उसका अंदाजा हमेशा सही निकलता है। तो चार्ट स्टडी से हम भी वो अंदाजा लगा सकते हैं और उस समझदार आदमी के साथ में मिलकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो ये तो हुई इस वीडियो में हमने बात की टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, आप उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी सारी जुड़ी हुई बातें चार्ट्स के बारे में, चार्ट क्या होता है, कैसे दिखता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे चार्ट के टाइप्स कितनी तरह के होते हैं, और कैंडल स्टिक चार्टिंग किसको कहते हैं, और कैंडल्स को आप कैसे रीड कर सकते हैं।